So hi everyone, this is Ashwin Jaiswal and now we are going to discuss chapter number 14 of our ICSE class 10 commercial studies. ये चैप्टर बैंकिंग के ऊपर है और सिलेबस में जो भी रेकमेंडेड है हम लोग पूरी डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं. ठीक है. एज यूजुअल आई एम गोइंग टू शो द मार्किंग्स एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दोज टॉपिक्स. ठीक है. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं. अगर आपको सिलेबस में हेल्प हो रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो. ठीक है. Let us start, and the first topic that we are going to discuss is the meaning of central bank. अंडरलाइनिंग वगैरह आप कर लेना बट आप फोकस करो व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है. ऑन व्हाटएवर आई एम सेइंग यू हैव टू फोकस ऑन दैट. ठीक है. तो व्हाट इज सेंट्रल बैंक? देखो, जो हमें रास्ते चलते जितने भी बैंक्स दिखते हैं ना, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऑल दोज आर कॉल्ड कमर्शियल बैंक्स. हमारे पेरेंट्स जिस बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं ना, उन बैंक्स को हम लोग कमर्शियल बैंक कहते हैं. वहां कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, प्रॉफिट के लिए एक्टिविटीज होती है. बट देयर इज अनदर बैंक which is controlling all the other banks. There is one bank which is controlling all the other banks. उस कंट्रोलर को हम लोग कहते हैं सेंट्रल बैंक. ठीक है. तो सेंट्रल बैंक वो हो गया जो बेसिकली लीडर है हमारे कंट्री के बैंकिंग सिस्टम का. ठीक है. वो क्या है? हमारे कंट्री के बैंकिंग सिस्टम का लीडर है. ठीक है. इट इज लीडिंग आवर बैंकिंग सिस्टम. अपने देश में इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसका नाम है. आरबीआई शॉर्ट में बोलते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक. देयर इज ओनली वन आरबीआई इन दिस कंट्री. ठीक है. देयर इज ओनली वन आरबीआई, वन सेंट्रल बैंक. कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे हैं. एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है. ठीक है. पंजाब नेशनल बैंक है. बहुत सारे बैंक्स है. कमर्शियल में बहुत सारे, सेंट्रल सिर्फ वन है. ठीक है. कुछ डिफरेंसेस कर लेते हैं. देखो, सबसे पहला स्टेटस की अगर बात करें तो सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स, टॉप मोस्ट, जबकि कमर्शियल बैंक इज जस्ट अ ऑर्गन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. सबसे ऊपर कौन है? सेंट्रल बैंक. ओके. सेंट्रल बैंक को कौन ओन करता है? सरकार ओन करती है. कमर्शियल बैंक्स को शेयर होल्डर्स ओन करते हैं. सेंट्रल बैंक प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, वो बैंकिंग सिस्टम को संभालता है, जबकि बाकी बैंक्स प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, इसीलिए वो कमर्शियल है. सेंट्रल बैंक का मोनोपोली है नोट इशू करने में. आपके जेब में जितना भी पैसा है, आप बोलोगे हमारे पास तो है ही नहीं, आपके पेरेंट्स के जेब में जितने भी पैसे हैं वो सारे नोट्स इशू एक ही बैंक ने किया है. मोनोपोली है एंड दैट इज द सेंट्रल बैंक. कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट इशू नोट्स, वो अपने नोट्स इशू नहीं कर सकते. ठीक है. नंबर कितने हैं देश में? सेंट्रल बैंक ओनली वन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे हैं, मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए. एंड पॉइंट नंबर 11 यू कैन डू. जो चीफ होता है, जो चीफ होता है, बैंक का हेड होता है, उस हेड को क्या कहते हैं? गवर्नर कहते हैं. सेंट्रल बैंक के केस में आरबीआई का गवर्नर होता है. बाकी बैंक्स के चेयरपर्सन या चेयरमैन होते हैं. ठीक है. चेयरपर्सन कह सकते हो. तो ये था हमारा पहला टॉपिक जिसमें हमने सेंट्रल बैंक का मीनिंग डिस्कस किया और डिफरेंसेस कर लिया. डिफरेंसेस से ही आपको कमर्शियल बैंक्स के बारे में भी पता चल गया. आपसे अगर कोई पूछ ले व्हाट इज अ कमर्शियल बैंक, तो आप बता दो कि कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जो बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हैं. दे आर डूइंग बिजनेस फॉर प्रॉफिट. देयर आर मेनी कमर्शियल बैंक्स इन द कंट्री. दे कैन नॉट इशू देयर ओन नोट्स. देयर चीफ इज कॉल्ड चेयरपर्सन या चेयरमैन. ठीक है. तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक. अगला जो टॉपिक है, वी नीड टू डू फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इन आवर सिलेबस इज फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. और हमारे देश में सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई. तो आरबीआई का क्या क्या फंक्शन है? आपको सारे फंक्शंस पढ़ने होंगे क्योंकि एग्जाम में कोई भी इंडिविजुअली पूछ सकता है. जहां ओनली 5 करना होगा आई विल टेल यू ओनली 5. जहां ऑल पॉइंट्स करने होंगे आई विल टेल यू ऑल पॉइंट्स. ठीक है. आई एम गोइंग टू गाइड यू विद दैट आल्सो. तो सबसे पहला आता है मोनोपोली ऑफ नोट इशू. तो अपने देश में जितने भी नोट्स है 500, 100 और क्या है 2000 वाले तो अभी बंद हो गए,
₹50, ₹10, ₹20, ₹200, जितने भी नोट्स है वो सब कौन इशू करता है? आरबीआई। देयर इज ओनली वन नोट, यहां देखो मैंने मार्क करके रखा, ₹1 का नोट, कभी देखा है आपने? कुछ लोगों ने देखा होगा, ₹1 का नोट होता है। तो ₹1 का नोट आरबीआई नहीं इशू करता, ₹1 का नोट भारत सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। ठीक है, सो इंडियन गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो इसको इशू करती है। इस ₹1 के नोट को छोड़ के जितने भी नोट्स है, ध्यान रखना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट कॉइन्स, कॉइन्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। कॉइन्स आरबीआई इशू नहीं करता। कॉइन्स कौन इशू करता है? कॉइन अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है इसे। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट्स बैंक। सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट का बैंक है। देखो हमारे लिए बैंक्स जो काम करते हैं ना, जैसे लोन लेना, पैसे वापस करना, किसी को पेमेंट करवा देना, किसी से पैसे रिसीव करना, फाइनेंशियल एडवाइस लेना, ये सब हम लोग कमर्शियल बैंक्स के साथ करते हैं। हम लोग कौन? पब्लिक। पब्लिक जो काम कमर्शियल बैंक्स के साथ करती है, गवर्नमेंट वही काम आरबीआई के साथ कर सकती है। गवर्नमेंट कैन मेक पेमेंट थ्रू आरबीआई, गवर्नमेंट कैन रिसीव मनी थ्रू आरबीआई, गवर्नमेंट कैन टेक फाइनेंशियल एडवाइस फ्रॉम आरबीआई। तो ये जो पॉइंट्स है ये मैंने मार्क कर दिया है, इसमें वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, नाउ ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको उतना डिटेल में यहाँ नहीं कर रहे। जिनको नॉलेज के लिए जानना है, आप मेरा क्लास 12 का वीडियो देख सकते हो। क्लास 12 के वीडियो में, बैंकिंग के वीडियो में मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया है। क्रेडिट का यहाँ पे मतलब होता है लोन। क्रेडिट का क्या मतलब होता है? लोन। तो देश में लोन कौन देता है? लोन देते हैं कमर्शियल बैंक्स। लोन कौन देते हैं? कमर्शियल बैंक्स। बट कमर्शियल बैंक्स कितना लोन दे पाएंगे, ये कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक्स को कब ज्यादा लोन देना है, कब थोड़ा लोन देना है, ऑल दिस इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया में जितने भी फॉरेन करेंसी आ रहे हैं, जैसे हम लोग अगर कुछ फॉरेन कंट्री को बेचेंगे तो फॉरेन कंट्री से क्या आ जाएगा? डॉलर आ जाएगा, फॉरेन करेंसी आ जाएगा। बट फॉरेन करेंसी लेके आप इंडिया में तो कुछ नहीं खरीद सकते। तो वो फॉरेन करेंसी का आप करोगे क्या? यू हैव टू गो एंड डिपॉजिट इट विद द आरबीआई। आरबीआई फिर आपको रुपीज दे देगा और आरबीआई रख लेगा फॉरेन करेंसी को। आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो देश में जितने भी फॉरेन करेंसी आ रहे हैं, इंडिया वाले लोग बेचते हैं फॉरेन में, वेजिटेबल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कपड़े, बहुत सारी चीज हम लोग बेचते हैं। तो फॉरेन कंट्री से क्या आ जाता है हमारे पास? वी गेट फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी को हम लोग जमा करा देंगे आरबीआई में और आरबीआई हमें दे देगी रुपी। तो आरबीआई इज होल्डिंग व्हाट? फॉरेन करेंसी। अच्छा, फॉरेन करेंसी का क्या काम है? देखो, जब फॉरेन पेमेंट्स करेंगे ना, जब फॉरेन पेमेंट्स करेंगे तो वही फॉरेन करेंसी से पेमेंट हो जाएगी। तो इसीलिए आरबीआई बोलता है कि सबको इला के मुझे दे दो, आई विल कलेक्ट इट। एक जगह पे रहेगा तो इजी होगा अकाउंटिंग। ठीक है, और आप देखो पॉइंट नंबर 5, मेंटेनेंस ऑफ एक्सचेंज रेट। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, देखो समझना तो सारा पॉइंट पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सी, फॉरेन एक्सचेंज रेट देखो, जैसे मान लो $1 इज इक्वल टू 87 रुपीज। $1 इज इक्वल टू 87 रुपीज। इसका मतलब $1 87 रुपीज के बराबर है। तो ये इसको कहते हैं एक्सचेंज रेट। अब क्या होता है, जब भी हमारा रुपीज वीक होता है, ठीक है, तो आरबीआई, मतलब ये जो रेट है ना, ये जो रेट है 87, ये अगर 88, 89, 90, 91 चला जाने लगे, फ्लक्चुएशंस आने लगे, या घट रहा है, बहुत ज्यादा घट रहा है या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आरबीआई इसको मैनेज करता है। आरबीआई की कोशिश ये रहती है कि ये स्टेबल रहे। ये क्या रहे? ये स्टेबल रहे। आरबीआई नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो। तो स्टेबिलिटी के लिए आरबीआई क्या करता है, वो या तो बाई करने लगेगा या सेल करने लगेगा फॉरेन करेंसी। आरबीआई बाई या सेल करने लगेगा फॉरेन करेंसी। देखो, आरबीआई अगर बाई करने लगेगा, डॉलर बाई करने लगे, तो डॉलर की डिमांड बढ़ने लगेगी, इससे डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। आरबीआई अगर सेल करने लगेगा, है ना, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आरबीआई के पास सारा डॉलर आता है, देश में जितने भी डॉलर आ रहे हैं सब आरबीआई के पास जा रहे हैं। तो आरबीआई अगर सेल करने लगेगा तो डॉलर
निकलने लगेगा मार्केट से, डॉलर की वैल्यू गिरने लगेगी। तो वैल्यू को चढ़ाना, वैल्यू को गिराना, ये बाई सेल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आरबीआई करता रहता है, वो कभी बाई कभी सेल, कभी बाई कभी सेल करता रहता है, सो दैट रेट जो है वो मेंटेन रहे, वो ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे, इसीलिए वो लोग बाई एंड सेल करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बैंकर्स बैंक। देखो वो बैंकर का भी बैंक है, ठीक है, बाप का भी बाप जिसको बोलते हैं, बैंकर का भी बैंक है। ठीक है, जब भी बैंक को लोन चाहिए तो आरबीआई से ले सकते हैं। बैंक को डिपॉजिट रखना, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट। बैंक्स, बाकी जो बैंक्स है वो थोड़े से पैसे आरबीआई के पास भी जमा रखते हैं, ये रूल है, करना पड़ता है। तो जैसे हम लोग अपने पैसे बैंक्स में रखते हैं, बैंक्स अपने पैसे सेंट्रल बैंक में रखते हैं। तो दिस इज अनदर फंक्शन, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जब कोई हेल्प करने को नहीं आता है तब सेंट्रल बैंक हेल्प करता है। whenever a bank is struggling, बैंक लॉस में जा रहा है, अब लॉस में जा रहा है तो उसे पैसे चाहिए, बचने के लिए पैसे चाहिए, सर्वाइवल के लिए पैसे चाहिए, नोबडी इज लेंडिंग द बैंक, बाकी बैंक्स ने रिफ्यूज कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में कौन हेल्प करता है? इन सच केसेस सेंट्रल बैंक विल प्रोवाइड द फंड्स। नेक्स्ट आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब देखो ये बहुत जितना इजी मैं समझा सकता हूँ उतना समझा रहा हूँ, ठीक है। जिनको ज्यादा डिटेल में देखना है, क्लास 12 का बैंकिंग चैप्टर का वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में समझाया, क्योंकि 12 में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, 10 में उतना डिटेल में नहीं आएगा। तो 10 में कितना कितना डिटेल में आएगा वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। क्लियरिंग हाउस फंक्शन डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देखो नीचे में क्या है कि एक बैंक है एक्सिस बैंक, एक बैंक है एसबीआई, ठीक है, और मिडिल में है सेंट्रल बैंक। ठीक है, मिडिल में है सेंट्रल बैंक। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जैसे हम लोग अपने डिपॉजिट बैंक्स में रखते हैं, बैंक्स अपने पैसे सेंट्रल बैंक में रखते हैं, तो इसका मतलब एक्सिस बैंक का कुछ पैसा यहां होगा, लेट्स से 1000 रुपीज, कुछ पैसा यहां होगा। अच्छा, एसबीआई का भी कुछ पैसा यहां होगा, लेट्स से 800 रुपीज। तो बैंक्स अपना पैसा इसके पास रखते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, बैंक्स में आपस में ट्रांजैक्शंस होता है। जैसे मैं हूं एसबीआई में, ठीक है, एसबीआई में मेरा अकाउंट है, ठीक है, एसबीआई में मेरा अकाउंट है, ठीक है, और एक्सिस बैंक में आपका अकाउंट है। आपका नाम मान लो आपका नाम है भोलू, ठीक है, तो आपका अकाउंट है, आपका अकाउंट है एक्सिस बैंक में। अब मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है, आई एम ट्रांसफरिंग मनी टू यू, योर अकाउंट इज इन एक्सिस बैंक। तो पैसा एसबीआई से निकलेगा और एसबीआई से निकल के एक्सिस में जाएगा, ठीक है, मनी विल गेट ट्रांसफर्ड टू दैट बैंक। अब आरबीआई बोलता है यार यहां से वहां क्यों कर रहे हो इतना, एक काम करते हैं, तुम्हारा पैसा मेरे पास पड़ा है, तुम्हारा भी पैसा मेरे पास पड़ा है, व्हाट आई विल डू, आई विल डिडक्ट, लेट्स से 200 रुपए भेज रहे हैं, आई विल डिडक्ट 200 फ्रॉम योर अकाउंट, आई मेक इट 600, and I will add 200 to this account, I'll make it 1200। आप लोग क्यों आपस में इधर उधर पैसा करो, मेरे पास तो दोनों का पैसा पड़ा है। I'll just pass a journal entry, अकाउंट्स में एक जर्नल एंट्री होता है जिसे यहाँ पे लिखा ना बुक एंट्री, सो बस एक एंट्री पास करते हैं, तुम्हारा अकाउंट में 200 से घटा देता हूं, इसका अकाउंट 200 से बढ़ा देता हूं, हो गया ट्रांसफर। क्यों फिजिकली इधर से उधर करोगे, क्यों इतना हेडेक लोगे, मेरे पास तो दोनों के पैसे है, मैं तुम्हारा निकाल के इसका में डाल दूंगा। तो इससे क्या हो रहा है, क्लियर हो जा रहा है, क्लियरिंग, पेमेंट्स क्लियर हो जा रहे हैं, जल्दी क्लियर हो जा रहे हैं, ट्रांजैक्शंस सिर्फ एक जर्नल एंट्री से क्लियर हो जा रहे हैं, नो एक्चुअल फिजिकल ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस। एंड लास्ट डेवलपमेंट फंक्शन। तो आरबीआई देश में बैंकिंग सिस्टम को डेवलप कर रही है, ठीक है, आरबीआई इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए बहुत सारी बैंक्स क्रिएट कर रही है। जैसे रूरल इंडिया में आपको एग्रीकल्चरल बैंक्स दिखेंगे जो एग्रीकल्चर के लिए लोन देते हैं, ठीक है। आरबीआई जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए रिसर्च कर रही है। आरबीआई जो है डेटा कंपाइल करती है, इंडिया का जीडीपी आज से 30 इयर्स पहले कितना था कैसे पता चलेगा, आरबीआई ने जमा करके रखा है डेटा। तो डेवलपमेंट करने के लिए जो जो बैकअप लगेगा हमें, इकोनॉमिक बैकअप, वो सब आरबीआई प्रोवाइड करती है,
ठीक है, ऑल 9 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू ऑल 9 पॉइंट्स। ठीक है, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको हेल्प मिल रहा है प्लीज इस वीडियो को लाइक करना सो दैट आई गेट मोटिवेशन टू डू मोर फॉर यू। ठीक है, अभी देखो टॉपिक नंबर 14.4 नहीं है सिलेबस में। ठीक है, टॉपिक नंबर 14.5 14.6 नहीं है सिलेबस में। ठीक है, जिनको पढ़ना है नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 14.7 से है, बट 7 में पूछने का कुछ नहीं है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम 14.8। अब हमें मीनिंग ओनली पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मीनिंग ओनली हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक नंबर 14.8 से। All right, now continuing, we will first discuss RTGS. RTGS का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए और मीनिंग पता होना चाहिए। Now RTGS में क्या होता है, बेसिकली इट इज फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट, ठीक है, अकाउंट नंबर 1 टू अकाउंट नंबर 2। ठीक है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर होता है। इसका रूल ये है कि मिनिमम मिनिमम आपको 2 लाख तो ट्रांसफर करने ही होंगे। ठीक है, और सबसे बेस्ट चीज ये है कि यहाँ पे जो ट्रांसफर होती है वो रियल टाइम बेसिस पे होती है, मतलब अभी के अभी ट्रांसफर किया, अभी के अभी रिसीव होगा। ठीक है, ट्रांसफर जो होता है वो इमीडिएट बेसिस पे होता है, इसीलिए इसे रियल टाइम कहते हैं। ग्रॉस सेटलमेंट इसलिए क्योंकि ट्रांसफर जो होगा वो इंडिविजुअली होगा, तो इसीलिए ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज अ फास्ट वे ऑफ ट्रांसफरिंग अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। ठीक है, कुछ कुछ फीचर्स भी आप मार्क कर लो, जैसे फीचर नंबर 2, मिनिमम आपको 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने ही पड़ेंगे। अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, आप कितना भी ट्रांसफर कर सकते हो। 1 करोड़ है तो 1 करोड़ ट्रांसफर कर दो, जितना है उतना ट्रांसफर कर सकते हो, नो अपर लिमिट। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो बोल रहा है कि आप पैसे एक बार ट्रांसफर कर दिए तो ये ट्रांजैक्शन फिर कैंसिल नहीं हो सकता, आपके पैसे फिर वापस नहीं आ, गलती से अगर एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है, आपको ट्रांसफर करने थे 2 लाख, ठीक है, और आपसे एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया तो फिर आपके लग गए। ठीक है, मतलब फिर आपको नहीं मिलेंगे वो पैसे वापस। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनईएफटी। एनईएफटी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, बट यहाँ पे 2 लाख वाला कोई लिमिट नहीं है, मतलब आपको 20,000 भी भेजना है तो भेज सकते हो। बट यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे कैच ये है कि जो फंड ट्रांसफर होंगे वो एक पर्टिकुलर टाइम में होंगे। सपोज दोपहर के 12:30 बजे 12:30 PM में अगर ट्रांसफर होना है, तो आप अगर 12:15 में भी अप्लाई कर दो ट्रांसफर का, 12:15 में भी अप्लाई कर दो तो पैसे इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होंगे। योर मनी विल बी ट्रांसफर्ड एट 12:30 ओनली। आपके जैसे और भी लोग पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो सबके ट्रांजैक्शंस जमा होकर एक बैच में ट्रांसफर होंगे। आरटीजीएस में क्या हो रहा था, यहाँ पे आरटीजीएस में क्या हो रहा था, ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली जा रहे थे। यहाँ पे इंडिविजुअली नहीं जाएंगे, यहाँ पे 12:30 में जाएगा, जितने लोगों का ट्रांजैक्शन आ जाए सब एक साथ एक बैच में जाते हैं। तो यहाँ पे बैच सेटलमेंट होता है, पहले वाले में ग्रॉस सेटलमेंट होता था। ठीक है, आपको बेटर समझ में आएगा अगर आप डिफरेंस कर लो। देखो डिफरेंस वैसे तो सिलेबस में नहीं बोला है, मीनिंग ओनली बोला है, बट डिफरेंस करोगे तो मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एनईएफटी जो हमने अभी पढ़ा, आरटीजीएस जो हमने पहले पढ़ा था, तो इसमें क्या होता है, बैचेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, जबकि दूसरे वाले में इंडिविजुअली ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसमें 1 रुपया भी ट्रांसफर कर सकते हो, जबकि पहले वाले में 2 लाख रुपए कम से कम ट्रांसफर करने थे। ठीक है, अपर लिमिट तो कुछ नहीं है, यहाँ पे भी अपर लिमिट कुछ नहीं है, करने का आप 1 करोड़ रुपया भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट है यस, यहाँ पे आपको रुकना पड़ सकता है क्योंकि ट्रांजैक्शन एक फ्यू आवर्स में होते हैं और दूसरे वाले में रियल टाइम में ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है, तो इससे आपको मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस आईएमपीएस। आईएमपीएस क्या है, दोनों का मिक्सचर है। आरटीजीएस और एनईएफटी दोनों का मिक्सचर है आईएमपीएस। पहला तो फुल फॉर्म इसका पढ़ लेना, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, दैट इज द फुल फॉर्म। अच्छा, आईएमपीएस में क्या होता है, आईएमपीएस में बेसिकली आप रजिस्टर करते हो, रजिस्टर करने के बाद मतलब बैंक में रजिस्टर करोगे, उसके बाद आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे 2 लाख रुपए वाला कोई लिमिट नहीं है, बट यहाँ पे रुकना नहीं पड़ेगा, बैचेस बनने तक रुकना नहीं पड़ेगा, ट्रांजैक्शन इमीडिएट होते हैं। तो दोनों का फीचर आ गया, रियल टाइम भी आ गया। ठीक है, एंड यू कैन सेंड मनी एनी अमाउंट। और ये 24/7 आप कभी भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि बैंक खुला होना चाहिए, आप ऑनलाइन ये इसको कर सकते हैं, संडे को भी कर सकते हैं, बैंक हॉलीडे के दिन भी कर सकते हैं,
बैंक बंद हो जाने के बाद रात को भी कर सकते हैं। तो दिस इज अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टाइप ऑफ आइटम, ठीक है। ये 2010 में शुरू हुआ था, बाकी दोनों तो पहले से चल रहे थे, ये 2010 में शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ई वॉलेट्स पे। नाउ व्हाट आर ई वॉलेट्स? ई वॉलेट्स अभी तो उतना यूज नहीं होता बिकॉज यूपीआई आ गया है, बट पहले ई वॉलेट्स यूज होते थे। ई वॉलेट्स जिसको मोबाइल वॉलेट्स भी बोल सकते हैं, आप अपने बैंक से पैसे ई वॉलेट्स में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। बैंक से पैसे ई वॉलेट्स में ट्रांसफर कर लो, और फिर कहीं भी आप जा रहे हो घूमने के लिए तो आप पैसे उसमें से भेज सकते हैं। तो इससे आपको कैश नहीं कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। यू डोंट हैव टू कैरी कैश, यू कैन ट्रांसफर मनी डिजिटली टू दिस ई वॉलेट, and wherever you are going and whenever you want to make payments, you can make payment through e-wallets, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ लेना। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट और एक इंफॉर्मेशन कंपोनेंट। तो ई वॉलेट में दो कंपोनेंट होते हैं। सॉफ्टवेयर वाला कंपोनेंट क्या 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 करता है, ये आपके सिक्योरिटी के लिए होता है। इसमें पासवर्ड और ये सब इंपॉर्टेंट डिटेल सिक्योर्ड रहते हैं सॉफ्टवेयर वाले कंपोनेंट में। और इंफॉर्मेशन वाले में जो है आपकी डेटा, मतलब आपने कब ट्रांजैक्शन किया, कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया, आपने क्या क्या कब खरीदा था, क्या खरीदा था, वो सब जो इंफॉर्मेशन रहता है वो इंफॉर्मेशन कंपोनेंट में स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो हमने आरटीजीएस कर लिया, एनईएफटी कर लिया, आईएमपीएस कर लिया, मोबाइल वॉलेट्स कर लिया। सिलेबस में लिखा हुआ था मीनिंग ओनली, तो हमने मीनिंग ओनली कर लिया। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एटीएम, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। एटीएम पे आ जाते हैं। एटीएम आप सबने देखा ही होगा, ठीक है, लाइफ में कभी ना कभी एटीएम तो देखा ही होगा। तो एटीएम, एक तो फुल फॉर्म याद कर लेना, ऑटोमेटिक टेलर टेलर मशीन। दूसरी बात, एटीएम में आप में से मेजॉरिटी लोगों ने सिर्फ पैसा निकालना जानते होगे, पैसे विड्रॉ करना के बारे में जानते होगे। एटीएम में पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप विड्रॉ भी कर सकते हो, डिपॉजिट भी कर सकते हो, दोनों चलते हैं, विड्रॉ एंड डिपॉजिट, ठीक है। विड्रॉ एंड डिपॉजिट दोनों हो सकते हैं, नॉट इन ऑल एटीएम्स। उसके लिए डिपॉजिट के लिए एक अलग सा एटीएम आता है, ठीक है, कम है थोड़ा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है आपने नहीं देखा होगा, डिपॉजिट भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली एटीएम एक ऐसा मशीन है जहां से आप कभी भी, ठीक है, ये 24 आवर्स चलता है, ये संडे को भी चलेगा, बैंक हॉलीडेज के भी दिन भी चलेगा। तो आप जब भी पैसा निकालना या डालना चाहते हो, आप अपने नजदीकी किसी भी एटीएम में जाके वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको एटीएम कार्ड लगेगा, एटीएम पिन लगेगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन डू योर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड पे। सबसे पहले डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड क्या होता है? बैंक आपको एक कार्ड प्रोवाइड करेगी, आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं आप उतना पैसा का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। सपोज आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज है, तो आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो कितने अमाउंट तक का? 1 लाख तक का। तो जितने आपके बैंक में बैलेंस है, यू कैन यूज योर डेबिट कार्ड टू मेक पेमेंट। वो स्वाइप करना होगा, स्वाइप करके आप पिन डालोगे और आपका पेमेंट हो जाएगा। कितना तक का खरीदारी कर सकते हो? जितना आपके बैंक में बैलेंस है। 1 लाख का बैलेंस है, 1 लाख तक खरीद सकते हो। 10 लाख का बैलेंस है, 10 लाख तक खरीद सकते हो। 20,000 का बैलेंस है, 20,000 तक खरीद सकते हो। इसका मतलब डेबिट कार्ड तभी यूजफुल है अगर आपके बैंक में पैसे है, ठीक है, ओके। क्रेडिट कार्ड फिर क्या है? देखो, क्रेडिट कार्ड ऐसा चीज है कि अगर आपके बैंक में जीरो अमाउंट है, बैलेंस कितना है, अगर आपके बैंक में बैलेंस जीरो है, तो भी यू कैन यूज क्रेडिट कार्ड, तो भी यू कैन यूज क्रेडिट कार्ड एंड यू कैन मेक पेमेंट। सपोज आपको पेमेंट करना है 50,000 का, बैलेंस है जीरो, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल मेक पेमेंट ऑफ, यू कैन स्टिल मेक पेमेंट ऑफ 50,000। तो ये 50,000 कहां से आए? ये बैंक ने दिए, ये बैंक से उधार हो गया, लोन हो गया एक तरीके का। तो ये वापस करना पड़ेगा, यस, ये वाला पैसा वापस करना पड़ेगा, दिस बिकॉज दिस इज नॉट योर मनी, यू यूज्ड क्रेडिट कार्ड फॉर इमरजेंसी पर्पस, you used 50,000 rupees, bank gave you that 50,000 rupees, you have to return it to the bank। इस पे इंटरेस्ट भी लगेगा, यस, इस पे इंटरेस्ट भी लगेगा। जब वापस करेंगे तो 50 नहीं, 50 प्लस इंटरेस्ट वापस करेंगे। तो ये हो गया आपका क्रेडिट कार्ड। डिफरेंस कर लोगे तो आपको ज्यादा मीनिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो भी मैंने बताया है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
डेबिट कार्ड में कोई क्रेडिट लिमिट की जरूरत नहीं होती। क्रेडिट लिमिट मतलब कितना तक का लोन यूज कर सकते हो। तो डेबिट कार्ड में हम लोग लोन यूज करते ही नहीं है। डेबिट कार्ड में तो अपना जितना पैसा है ना, 1 लाख पैसा है, 1 लाख रुपए है तो 1 लाख तक यूज करेंगे। इसमें कोई कोई क्रेडिट की जरूरत ही नहीं है, कोई लोन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लोन तो यहाँ पे आता है ना, लोन तो यहाँ पे आता है, तो यहाँ क्रेडिट लिमिट होती है, आप कितना तक का पैसा यूज कर सकते हो सकता है आपका लिमिट है लेट्स से 10 lakhs। ठीक है, लेट्स से 10 lakhs, ये 10 lakhs हो गया ना, नहीं 1 करोड़ हो गया। चलो लेट्स से योर क्रेडिट लिमिट इज 1 करोड़, तो आप 1 करोड़ तक का पेमेंट कर सकते हैं। 1 करोड़ के बाद आप 1 रुपया भी पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो लिमिट उसमें होगी ना जिसमें यूज कर सकते हैं, जिसमें यूज ही नहीं करना उसमें लिमिट की क्या जरूरत है। तो एक बार इसको देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो विद दिस वी आर डन विद द बैंकिंग टॉपिक नाउ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है वो ये है कि ये सब जो कार्ड्स यूज करते हैं ना, इस कार्ड्स को यूज करने टाइम वी नीड टू बी स्लाइटली कॉशियस। कुछ प्रिकॉशंस हमें रखने पड़ेंगे वरना फ्रॉड आजकल बहुत चल रहे हैं। तो क्या क्या हो सकता है, 5 पॉइंट्स आर इनफ। ठीक है, देखो सबसे पहला, आप इंपॉर्टेंट जो डिटेल है सीवीवी जो कार्ड के पीछे रहता है, पिन नंबर, ओटीपी, ये सब किसी के साथ शेयर मत करो। ठीक है, सिक्योर्ड वेबसाइट पे ही जाए। कोई भी ऐसा वेबसाइट जो बोल रहा है कि क्लिक हेयर टू विन प्राइजेस, डोंट क्लिक देयर टू विन प्राइजेस, आपका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सिक्योर्ड वेबसाइट पे ही काम करें। पासवर्ड थोड़ा यूनिक और स्ट्रॉन्ग रखे। ठीक है, अपना नाम और अपना बर्थ डेट ये सब रखोगे तो कोई भी गेस कर लेगा। ठीक है, बैंक्स अलर्ट्स ऑन करके रखे। जैसे ही पेमेंट होता है तो आपका मैसेज आना चाहिए फोन पे कि कितना का ट्रांजैक्शन हुआ, वो मैसेज आना चाहिए। सो दैट अगर आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया और फिर भी मैसेज आ रहा है तो यू कैन टेक एक्शंस। आप अपने बैंक को बोल सकते हो कि मेरा कार्ड लॉक करवा दो। ठीक है, एंड यस, डू नॉट गो टू एटीएम जो कि डर्टी है, क्योंकि बहुत सारे फेक एटीएम्स, फेक एटीएम मशीन्स आ गए हैं। आप कार्ड इंसर्ट करोगे, आपका सारा कार्ड का डिटेल वो पढ़ लेंगे। ठीक है, वो तो लिख देंगे कैश नॉट अवेलेबल, आप चले जाओगे, बट आपको क्या पता आपने कहाँ अपना अकाउंट डिटेल दे दिया। सो सिर्फ रजिस्टर्ड एटीएम्स पे जाए, जो पॉपुलर एटीएम्स है, क्लेनलीनेस जहाँ पे है, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, वैसी जगह पे जाए। डोंट गो टू एटीएम्स विच इज नॉट लुकिंग गुड। ठीक है, तो ये इसके साथ हमारा बैंकिंग टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी हमें एक लास्ट टॉपिक करना है, वो है फाइनेंशियल फ्रॉड्स। कितने तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को करेंगे। इसमें भी बस मीनिंग ओनली करना है और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको चैप्टर में हेल्प हो रहा है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जितने ज्यादा शेयर करोगे, नॉलेज शेयरिंग से बढ़ती है। ठीक है, एंड डू शेयर इट, डू हेल्प मी इन शेयरिंग दीज वीडियोस। तो थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर वापस कंटिन्यू करते हैं। Okay, so frauds में the first type of fraud that we are going to discuss is credit card fraud. Now इसमें क्या होता है, basically unauthorized use of somebody's else's credit card। जब आप किसी और के क्रेडिट कार्ड को उसके परमिशन के बिना यूज कर लेते हैं, किसी भी तरीके से उसकी डेटा ले करके, उसके पासवर्ड वगैरह ये सब, इसको फिशिंग बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है ना, फिशिंग। फिशिंग मतलब गलत तरीके से, फ्रॉडुलेंट तरीके से डेटा की चोरी कर लेना। ठीक है, उसके पासवर्ड, उसका जो कार्ड का नंबर है, ये सब अगर आप कोई ले ले और ले करके अनऑथराइज यूज करे तो इसको क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रॉड इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्रॉड, फॉल्स अकाउंटिंग फ्रॉड। ठीक है, जब अकाउंट, अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स मतलब बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड, बिजनेस के परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड। तो जब आप उस परफॉर्मेंस को छेड़छाड़ करते हो, ठीक है, एसेट्स ज्यादा दिखा देते, जितना है नहीं उससे ज्यादा एसेट्स दिखा रहे, लाइबिलिटी अंडरस्टेट कर दे रहे हो, जितना लाइबिलिटी उससे कम दिखा रहे हो, so you are trying to give a false picture about your business। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, जैसे कि एक्सपेंसेस जितने हुए नहीं उससे ज्यादा एक्सपेंसेस दिखाए जा रहे हैं, या फिर अकाउंट्स, पैसों की चोरी हो रही है, उसको गलत तरीके से आप खर्चा बना के दिखा दे रहे हो, या पैसों की अकाउंटिंग ही नहीं कर रहे हो। तो किसी भी तरीके से जो हुआ है वो ना शो करके कुछ और शो करना, दिस इज अकाउंटिंग फ्रॉड, फॉल्स अकाउंटिंग फ्रॉड। ठीक है, इससे क्या है, ये तो बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड है, अगर रिपोर्ट कार्ड में ही गलत नंबर्स रहेंगे
तो उस रिपोर्ट कार्ड को पढ़ने वाली जो पब्लिक है वो फिर गलत पढ़ लेगी और इन्वेस्टमेंट कर देगी, इससे लोगों का पैसा डूब सकता है। तो दीज आर सीरियस थिंग्स, ठीक है ना। नेक्स्ट जो फ्रॉड आता है वो आता है इंश्योरेंस फ्रॉड। तो इंश्योरेंस हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। अब इंश्योरेंस में क्या होता है, देखो कोई बंदा लेट से अपने कार का इंश्योरेंस कराया है, अब वो 2 इयर्स का इंश्योरेंस था, फायर इंश्योरेंस, 2 इयर्स का फायर इंश्योरेंस। तो उस फायर इंश्योरेंस में उसने, फायर इंश्योरेंस जनरली 1 ईयर के लिए होता है, बट लेट्स से 2 इयर्स का था, चलो 1 ईयर का, 1 ईयर का फायर इंश्योरेंस था। अब 1 ईयर में उसने एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा इंश्योरेंस कंपनी को दिया, पॉलिसी खरीदनी है तो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा देना पड़ता है। अब जब 11 मंथ्स हो गए, 12th मंथ आने वाला है, तो यू नो कि अरे यार कार में आग तो लगा नहीं, बेकार में पिछले 10 महीने से 11 महीने से पैसे दे रहा था। सो टू रिकवर दैट अमाउंट, एक आदमी क्या कर सकता है, जानबूझ करके वो कार में आग लगा सकता है। इससे क्या होगा, फायर लग जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी कार का पूरा पैसा दे देगी, तो 1 साल बाद फिर आप पूरे पैसे से एक नए कार खरीद लोगे। तो ये फ्रॉड है, क्योंकि कार में आग लगी नहीं, आपने लगाया, जानबूझ के लगाया। तो दिस इज फ्रॉड। सेकेंड फ्रॉड क्या हो सकता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो फ्रॉड कर रही है, जेन्युइन आग लगाए, जेन्युइनली लगाए, बट इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट मेकिंग द पेमेंट। तो दोनों तरफ से फ्रॉड हो सकता है, जानबूझ के मिस्टेक करना या फिर जानबूझ के पैसे ना देना, दोनों ही फ्रॉड है। तो इसे कहते हैं इंश्योरेंस फ्रॉड, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड। देखो कोई आइडिया, कोई आइडिया होता है या किसी का ओरिजिनल वर्क होता है, ओरिजिनल वर्क, उसको चोरी करना इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड। जैसे एक मूवी रिलीज हुई, कोई भी मूवी रिलीज हुई, ठीक है, और आपने क्या किया, उसका एक लीक्ड वर्जन बांटना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड है। किसी का ओरिजिनल हार्डवर्क उसको गलत तरीके से स्प्रेड करना, बेचना, अपना बना करके बेचना, अपना क्लेम करके बेचना, ऑल दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड, ठीक है। किसी ने अपने कंपनी का नाम रखा गूगल, तो आप फिर अपने कंपनी का नाम गूगल नहीं रख सकते क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। नाउ इफ यू ऑल्सो कीप द सेम नेम, इफ यू आर यूजिंग द सेम नेम, पब्लिक को क्या लगेगा कि आप गूगल हो। तो दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरनेट साइबर फ्रॉड। साइबर क्राइम बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बुली करना, ठीक है, फेक आईडीज बना करके काम करना, ठीक है, ऑनलाइन किसी भी तरीके की बदमाशी करना, इसे हम लोग कहते हैं साइबर फ्रॉड। इन सब को लेके सीरियस कंप्लेन्स हो सकते हैं, पुलिस कंप्लेन होते हैं, साइबर सेल में कंप्लेन होते हैं, एंड बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है इन सबको लेके, ठीक है। आपने किसी सेलिब्रिटी का फोटो यूज कर लिया, एक फेक आईडी बना ली, किसी सेलिब्रिटी की फेक आईडी बना ली, उनका फोटो लगा लिया, तो विदाउट परमिशन अगर आप किसी का भी इमेज यूज कर रहे हैं, किसी का भी वीडियो यूज कर रहे हैं विदाउट परमिशन, तो ये साइबर फ्रॉड में आता है, ठीक है। विदाउट टेकिंग परमिशन, इफ यू आर पुटिंग एनी डिटेल ऑफ एनीवन ऑनलाइन, तो दिस इज साइबर फ्रॉड, दिस इज साइबर क्राइम, और इसको लेके बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टीज है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पेनल्टीज है इन सबको लेकर के, अगर साइबर सेल में इन सब चीजों को लेके कंप्लेन हो जाए तो। ऑनलाइन किसी को बुली करना, ऑनलाइन किसी को गाली देना, ऑनलाइन किसी को थ्रेटनिंग देना, उसके इमेज को यूज करना, उसके वीडियो को यूज करना, या उसके नाम को यूज करना, या उसके पर्सनल डिटेल, मोबाइल नंबर्स फैला देना, ऑल दीज आर साइबर क्राइम एंड देयर आर सीरियस एलिगेशन। तो बट बेसिकली हम लोग फ्रॉड के बारे में पढ़ रहे हैं, दिस इज अनदर फ्रॉड। 5 फ्रॉड के बारे में हमें पढ़ना था, पांचों मैंने आपको समझा दिया। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो आई होप कि चैप्टर नंबर 14 आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद वी हैव जस्ट वन मोर चैप्टर टू डू, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मूव वेरी सून टू चैप्टर नंबर 15, द लास्ट वन, एंड ठीक है, चलो मिलते हैं।